हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम इस बुक समरी के पार्ट 2 में हम जानेंगे कि हर इंसान पूरी लाइफ पैसों के लिए काम करता है, फिर भी वो इंसान गरीब क्यों रह जाता है और कोई इंसान अमीर कैसे हो जाता है। दोस्तों, बात जब पैसों को हैंडल करने की आती है तो कोई पागल नहीं होता है। हर इंसान वही करता है जो उसे सही लगता है। ये फैक्ट आपको मनी हैबिट्स के बारे में बेहतर फील कराएगा और दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजन के प्रति कम जजमेंटल बनाएगा। लोग अलग अलग बैकग्राउंड, जनरेशन और इकोनॉमी से आते हैं, इसलिए पैसों को लेकर हमारा अलग अलग नज़रिया होता है। हम सबके अपने यूनिक अलग अलग एक्सपीरियंस और बिलीव्स होते हैं। एक अमीर बैंकर का बच्चा रिस्क और रिवार्ड को उस तरह से कभी नहीं समझ पाएगा जिस तरह से गरीबी में पला बढ़ा कोई इंसान समझेगा। दोस्तों, इसको आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जॉन एफ कैनेडी का केस देखते हैं। उन्होंने कहा था कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उनकी फैमिली और ज़्यादा अमीर हो गई थी और ज़्यादा ऐशो आराम से रह रही थी। उनके पास पहले से ज़्यादा नौकर चाकर आ गए थे और वो घूमने फिरने पर खुलकर पैसा खर्च करने लगे थे। कैनेडी के लिए ग्रेट डिप्रेशन का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि इस दौरान उनके माता पिता ने ज़्यादा मालियों को काम पर रख लिया था ताकि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल सके। कैनेडी को ग्रेट डिप्रेशन के बारे में तब पता चला जब वो हार्वर्ड पढ़ने के लिए गए। वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिर्फ इस वजह से जीत पाए क्योंकि कैनेडी वर्ल्ड वार 2 में लड़े थे, जबकि उनका कॉम्पिटिटर नहीं लड़ा था। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के 2 इकोनॉमिस्ट ने कंज्यूमर फाइनेंस के सर्वे के 50 सालों का डेटा स्टडी किया। इसमें वो सारी जानकारियाँ थी जो बताती थी कि पिछले 50 सालों में एक आम अमेरिकन ने अपने पैसों के साथ क्या किया। आप सोच रहे होंगे कि शायद उस वक्त लोगों ने अपने गोल्स और उनके सामने कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद थे, उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल डिसीजन के लिए लिए होंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ था। डेटा से इकोनॉमिस्ट को पता चला कि लोग अपने जनरेशन या उन्हें अपने 20 में जो एक्सपीरियंस हुए थे, उन्होंने उसके बेसिस पर फाइनेंशियल डिसीजन लिए थे। जिन लोगों ने अपने 20s के दौरान हाई इन्फ्लेशन रेट एक्सपीरियंस किया था, वो बॉन्ड्स में कम इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जो लोग स्टॉक मार्केट के हाई ग्रोथ के दिनों में बड़े हो रहे थे, उन्होंने स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। यानी लोगों ने एजुकेशन या इंटेलिजेंस के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। ये बस लक और उनके पैदा होने के टाइम पर बेस्ड था। अब जरा इस ग्राफ को इमेजिन करिए। मान लीजिए आप 1970 में पैदा हुए थे, तो जब आप अपने 20s में थे तब S&P 500 इंडेक्स 10 गुना बढ़ गया था। उस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको कमाल के रिटर्न मिलते। लेकिन अगर आप 1950 में पैदा हुए होते तो आप अपने 20s में होते। उस दौरान स्टॉक में बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई थी, वो एकदम फ्लैट लाइन की तरह था। इसलिए जो लोग 1950 के दौरान पैदा हुए थे, उनका पैसों को लेकर अलग नज़रिया कायम था। चलिए इन्फ्लेशन की बात करते हैं। मान लीजिए आपका जन्म 1960 के दशक में हुआ था, तो जब तक आप अपने 20s तक पहुँचे होते तब तक इन्फ्लेशन 3 गुना बढ़ गया होता। लेकिन अगर आप 1990 में पैदा हुए होते तो इन्फ्लेशन इतना कम होता कि आपको इसका असर अपनी ज़िंदगी में कभी नज़र ही नहीं आता। 2009 में 10% अमेरिकन बेरोजगार थे। अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का रेट 49% था। वहीं कोकेशियन फीमेल्स के लिए जिनके पास कॉलेज डिग्री थी, ये रेट 4% था। अलग अलग उम्र, जेंडर, रेस, लोकेशन और एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों का स्टॉक मार्केट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पैसों को लेकर अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है।
इसलिए ये समझने वाली बात है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या मायने रखता है, आगे क्या होगा और अगला बेस्ट स्टेप क्या होगा। जैसे सवालों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। हम किसी गरीब पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो लॉटरी खेल रहा है, क्योंकि वो हो सकता है कि बेहतर ज़िंदगी पाने का उसके पास यही आखिरी रास्ता हो। अपनी लाइफ की जिन सुविधाओं को हम अनदेखा कर देते हैं, हो सकता है कि वो किसी गरीब के लिए बस सपना भर हो। हमारे अलग अलग विचारों को समझने के लिए एक और तर्क ये दिया जा सकता है कि सेविंग यानी पैसे बचाना और इन्वेस्टमेंट यानी पैसों को इन्वेस्ट करना का कॉन्सेप्ट बड़ा नया नया है। पैसे की पहली बार ऑफिशियली 600 बीसी में मॉडर्न टर्की में लीडिया के राजा एलियाटेस के शासनकाल के दौरान यूज किया गया था, जबकि रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद ही शुरू हुआ था। 1940 के पहले 50% तक ज़्यादा वर्किंग अमेरिकन 60 साल से ज़्यादा उम्र के थे। यही रेट 1880 में 78% और 1930 में 58% था। 1980 के दौरान 60 साल के ऊपर काम करने वाले 25% लोग थे। 401 के रिटायरमेंट प्लान 1978 में शुरू हुआ था, जबकि रॉथ आईआरए की शुरुआत 1998 में हुई थी। इसलिए ये समझने वाली बात है कि कई लोग सेविंग्स और रिटायरमेंट में फेल हो जाते हैं। इसलिए हम पागल नहीं हैं, बस हमारे लिए कॉन्सेप्ट नए हैं और इनमें परफेक्ट बनने के लिए हमें और प्रैक्टिस करनी होगी। सेम यही चीज़ स्टूडेंट लोन के साथ भी है। 1940 के दौरान 20 में से 1 अमेरिकन के पास कॉलेज डिग्री हुआ करती थी। 2015 में ये रेट हो गया था 4 में से 1। इस पीरियड में ट्यूशन फीस 4 गुना बढ़ी थी। हम समझ सकते हैं कि क्यों इतने सारे लोगों को पिछले 2 दशकों में स्टूडेंट लोन का खराब एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हमारे लिए बहुत नया है। अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। इंडेक्स फंड भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इंडेक्स फंड 50 साल पहले शुरू हुए थे, जबकि हेज फंड 25 साल पहले। लोगों ने क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज और कार लोन वर्ल्ड वार 2 के बाद ही लेना शुरू किया था। यानी मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम का हमें अभी 50 साल का ही एक्सपीरियंस हुआ है। फिर भी हमें लगता है कि हमें से बहुत से लोग पागल, बेवकूफ़ या नासमझ हैं। इसके अलावा हम अपने इमोशंस में भी बह जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए कि कोई पागल नहीं है। पैसों को लेकर हम सबकी अलग सोच है। हमारे पास अभी जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए एकदम नए हैं। हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन उन विचारों के बेसिस पर लेते हैं जो हमें लगता है कि हमारी करंट सिचुएशन के लिए एकदम सही है।